हेलो फ्रेंड्स, पीकेपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सब साइंस के अति महत्वपूर्ण 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। तो बिना लेट किए हम सब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 1 नंबर क्वेश्चन कहता है, दाब का एसआई इकाई क्या होता है, अर्थात दाब का मात्रक क्या होता है। तो दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। ऑप्शन बी में है जूल। जूल किसका मात्रक होता है, यदि ये पूछ ले तो आप बताएंगे जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का या ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर डी में है डाइन। डाइन किसका मात्रक होता है, तो डाइन होता है बल का सेजियस मात्रक। याद रखिएगा, सी जी एस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। और न्यूटन किसका मात्रक होता है, तो बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और बल का सेजियस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। कार्य का सेजियस मात्रक यदि आपसे पूछ लेंगे कार्य का सेजियस मात्रक क्या होता है, तो आप बताएंगे कार्य का सेजियस मात्रक अर्ग होता है। ठीक है, उसके आगे देख लेते हैं दाब बराबर फार्मूला क्या होता है। तो दाब बराबर यदि पूछे तो आप बताएंगे दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है ना। उसके आगे देखिए बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल कहते हैं। इस बात को भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 2 में है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है। तो प्रकाश की गति सबसे अधिक किस में होती है, निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है, 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। कांच का बात करें तो 2 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। और पानी का बात बोले तो 2.25 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। हवा का यदि बात करें तो हवा में प्रकाश की चाल लगभग निर्वात में प्रकाश के चाल के बराबर होता है। तो हवा में भी हो जाएंगे 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। इस बात को याद रखिएगा। उसके आगे देख लेते हैं निर्वात की तुलना में यदि बात करें कि हवा में प्रकाश की चाल कितना कम होती है, तो इस बात को याद रखिएगा, हवा में प्रकाश की चाल निर्वात की तुलना में 0.03% कम होती है। पानी का बात करें यदि निर्वात की तुलना में पानी में प्रकाश की चाल कितना प्रतिशत कम होती है, 25% कम होती है। कांच का यदि बात करें कि निर्वात की तुलना में कांच में प्रकाश की चाल कितना प्रतिशत कम होती है, तो 25% कम होती है। इसी में यदि क्वेश्चन पूछ ले कि प्रकाश की गति को सर्वप्रथम किसने मापा था, तो आप बताएंगे रोमर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम मापा था। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, यदि ये क्वेश्चन पूछ दे तो आप बताएंगे सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 500 सेकेंड का समय लगता है। उसके आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में सबसे अलग चुनिए, अर्थात विषम कौन है। तो देख लेते हैं विद्युत चालकता के आधार पर सबसे अलग इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प है। कॉपर का बात बोले तो ये विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का भी बात करें तो ग्रेफाइट भी विद्युत का सुचालक होता है। मानव का शरीर भी विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन रबर का बात करें तो रबर विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए सबसे अलग क्या हो जाएंगे, रबर हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे सी लिखा गया है, मिसप्रिंट हो गया है, माफ़ कीजिएगा। उसके आगे देख लेते हैं कॉपर का परमाणु संख्या यदि बात करें तो कॉपर का परमाणु संख्या कितना होता है, 29 होता है। ग्रेफाइट का यदि बात करें, ग्रेफाइट किसका अप्रूफ है, ग्रेफाइट कार्बन का अप्रूफ है। ठीक है ना। और ग्रेफाइट ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। इस बात को भी याद रखने की ज़रूरत है। उसके आगे देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। तो
तो आप बताएंगे ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। अब देखिए ध्वनि के 3 प्रमुख गुण होते हैं। वो कौन कौन गुण होते हैं? वो होते हैं प्रबलता। दूसरा गुण कौन होते हैं? दूसरा गुण होता है तारत्व, ठीक ना। और तीसरा गुण कौन होते हैं? तीसरा गुण होता है गुणता। इस बात को याद रखिएगा। उसके आगे देखिए प्रबलता के कारण ध्वनि जो है ना या तो तेज सुनाई देगी या तो मंद सुनाई देगी। तारत्व के कारण ध्वनि या तो पतली सुनाई देगी या मोटी सुनाई देगी। और गुणता के कारण क्या होता है? तो आप बताएंगे गुणता के कारण समान प्रबलता तथा समान तारत्व के ध्वनि में हम क्या करते हैं? अंतर स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? ध्वनि तेज या मंद किसके कारण सुनाई देता है? तो आप बताएंगे प्रबलता के कारण। ध्वनि मोटी या पतली किसके कारण सुनाई देता है? तो आप बताएंगे तारत्व के कारण। अब देखिए क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कि पुरुष के तुलना में स्त्रियों की आवाज़ पतली होती है, इसके पीछे क्या कारण है? तो बताइएगा पुरुष की तुलना में स्त्रियों की आवाज़ पतली होती हैं क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की जो आवृत्ति होती है वो अधिक होती हैं। आवृत्ति अधिक होने से तारत्व अधिक हो जाता है और ध्वनि पतली होती है। इस बात को हमें याद रखने की ज़रूरत है। पाँच नंबर क्वेश्चन देखिए न्यूमेरिकल आ गया हमारे पास। यदि धारा 10 एम्पियर और प्रतिरोध का मान 50 ओम हो तो विभवांतर ज्ञात करें। तो V बराबर क्या जानते हैं हम सब? V बराबर होता है ओम के नियम से IR। विद्युत धारा का वैल्यू कितना है? 10 एम्पियर दिया गया है और प्रतिरोध का वैल्यू कितना दिया गया है? 50 ओम दिया गया है। 10 गुना 50 जब करेंगे तो हमारे पास आएंगे 500 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। V क्या है? विभवांतर है। I क्या है? विद्युत धारा है। R क्या है? प्रतिरोध है। इस बात को याद रखिएगा। और ओम के नियम में किसका मान नियत रहता है? तो आप बताएंगे ताप का मान नियत रखा जाता है। उसके आगे यदि देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2.5 मीटर है, इसकी क्षमता ज्ञात करें। तो याद रखिएगा उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होता है और अवतल लेंस की क्षमता नेगेटिव होता है। इस बात को भी हमें याद रखने की ज़रूरत है। अब बात आया क्षमता का, तो पहले क्षमता के बारे में जानते हैं। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अर्थात P बराबर क्या हो जाएंगे? 1/f होते हैं। इस बात को हमें याद रखने की ज़रूरत है। इसी से अब हम बनाएंगे कि 2.5 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो P बराबर क्या हो जाएगा? 1/f। 1/f का वैल्यू कितना रखेंगे? 2.5। पॉइंट हटाएंगे तो पर हो जाएंगे 10। अब कटा लीजिए आप इसको। 5 दूना 10, 5 है 25 और 2 में 5 से जब भाग देंगे तो हमारा आंसर निकल के आएंगे 0.4 डायोप्टर। इस बात को याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 6 का राइट आंसर हो जाएंगे बी नंबर। तो 6 का राइट आंसर हम क्या बता दिए आपको? बी नंबर याद रखिएगा। 0.4 डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। उसके आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन है 10 kg की एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है। वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला क्या होता है? हमें यह जानने की ज़रूरत है। पहले गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी भी कहा जाता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएंगे 12 mv²। उसके आगे देखिए 12 m का वैल्यू, m क्या है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान का वैल्यू दिया गया था 10 और v का वैल्यू था 5 मीटर प्रति सेकंड। जब सॉल्व करेंगे इसको आप तो 2 पंचे 10,
5 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएंगे 125 जूल हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे वेग का वैल्यू 2 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है और वहाँ पे हम 5 मीटर प्रति सेकंड यूज कर लिए थे। फिर से देख लेते हैं इसका। देखिए पहले लिख लेते हैं, द्रव्यमान का वैल्यू दिया गया है 10 kg और वेग का वैल्यू दिया गया है 2 मीटर प्रति सेकंड। अब गतिज ऊर्जा बराबर जब फार्मूला लगाएंगे आप, हाफ mv², तो हाफ m का वैल्यू हो जाएंगे 10 और v का वैल्यू है 2 × 2। उसके आगे देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 दूना 10 दूना 20, ठीक है ना। तो क्या हो जाएंगे 20 जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे हमारे पास, इसका आंसर हो जाएंगे 20 जूल, याद रखिएगा। ठीक है। उसके आगे देखते हैं, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, 0 होता है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम होता है, ये भी आपको याद रखना है। और पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण अर्थात छोटी जी का मान अधिकतम होता है। ठीक है ना। उसके आगे यदि पूछ लेंगे छोटी जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। विशेष परिस्थिति में 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी यूज किए जाते हैं। उसके आगे जी से संबंधित क्वेश्चन यदि पूछ लेंगे कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान कम हो जाता है और पृथ्वी का घूर्णन गति घटने से जी का मान अधिक हो जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, टंगस्टन का उपयोग करते हैं। टंगस्टन का बात करें तो टंगस्टन का परमाणु संकेत जो होता है W होता है। परमाणु संख्या का बात करें तो कितना होता है, 74 होता है। ठीक है। उसके आगे देखते हैं इसका गलनांक कितना होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। इस बात को भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब बात करें यदि नाइक्रोम का, तो नाइक्रोम एक प्रकार का मिश्र धातु है जो लोहा, निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है। लोहा, निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है। निकेल का बात करें तो निकेल का परमाणु संख्या कितना होता है, निकेल का 27 हो जाएंगे। इस बात को भी आप याद रखिएगा। उसके आगे देखते हैं, सॉरी गलती हो गई हमसे, माफ़ कीजिएगा। कोबाल्ट का 27 और निकेल का कितना होता है, 28 होता है। ठीक है। उसके आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा होता है। तो देखिए किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा होता है, तो हमें इसका गुण कुछ जान लेते हैं। क्या होता है, आवर्त सारणी में ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है। इस बात को याद रखिएगा, इसी पे आधारित हैं ये भी। तो देखते हैं ये सब फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन, ये जो है ना 17वें वर्ग का तत्व हैं। तो कैसे कैसे होंगे देखिए, पहले क्या होंगे, फ्लोरीन होते हैं, फिर क्या होते हैं क्लोरीन, फिर क्या होते हैं बोरोमीन, फिर क्या होते हैं आयोडीन होते हैं। फ्लोरीन का परमाणु संख्या यदि बात करें तो कितना होता है, 9। क्लोरीन का बात करें तो 17, बोरोमीन का बात करें तो 35, आयोडीन का बात करें तो 53 होता है। ठीक है। तो ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। जब परमाणु का आकार बढ़ेंगे परमाणु का व्यास भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा व्यास किसका होगा, आयोडीन का होगा। ठीक है। और ये सभी तत्व जो हैं हाइड्रोजन तत्व के नाम से जाना जाता है और ये सभी 17वां वर्ग के तत्व हैं। ठीक है। उसके आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है।
निम्नलिखित में से कौन से एक अधातु हैं। लोहा का बात करें तो लोहा धातु है, ठीक है ना। जस्ता का बात करें तो जस्ता भी धातु है। एल्युमिनियम का बात करें तो एल्युमिनियम भी एक प्रकार का धातु है। लेकिन नाइट्रोजन का बात करें तो नाइट्रोजन एक प्रकार का अधातु है, ठीक है। उसके आगे देखिए तो ऑप्शन डी नंबर हमारा बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन का बात करें तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है। नाइट्रोजन गैस की प्रकृति जो होती है ये अक्रिय गैस के जैसा होता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत बल्ब को भरने में भी किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। उसके आगे चिप्स को भरने के लिए चिप्स के थैले में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। उसके आगे यदि देखें सबका परमाणु संख्या, लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, 26 होता है। जस्ता बोलिए या जिंक बोलिए, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 30 होता है। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 13 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है। लोहा का प्रमुख अयस्क हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क का यदि बात करें तो बॉक्साइट है, ठीक है ना। उसके आगे देखते हैं जस्ता का बात करें तो जिंक ब्लेड, जिंकाइड और कैलेमाइन। उसके आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 12 क्या कहते हैं। एल्कोहल में क्या होता है, तो एल्कोहल में क्या होता है, ऑप्शन ए में के देखिए क्या है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑप्शन बी में है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑप्शन सी में है ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। ऑप्शन डी में है हाइड्रोजन, क्लोराइड नहीं होना चाहिए, क्लोरीन होना चाहिए। और क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि एल्कोहल का सूत्र क्या होता है। तो एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, ठीक है ना। एथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। C मतलब हो गया कार्बन, H मतलब हो गया हाइड्रोजन और O मतलब हो गया ऑक्सीजन। अर्थात एल्कोहल में क्या क्या पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इससे क्या पता चल गया, इससे पता चल गया हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। एल्कोहल समूह का क्रियाशील मूलक पूछ लेता है तो आप बताएंगे OH होता है, ठीक ना। कीटोन का बोले तो आप बताएंगे CO। एल्डिहाइड का बोल दे तो बताएंगे आप CHO, ठीक है। उसके आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। किस अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, तो आप बताएंगे लैक्टिक अम्ल में वृद्धि हो जाने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती हैं, अर्थात मांसपेशियां दर्द करने लगते हैं। अब बात रहा एसिटिक अम्ल। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक ना। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। और एस्कॉर्बिक अम्ल को ही हम कहते हैं एसिटिक अम्ल, इस बात को भी आप याद रखिएगा। फॉर्मिक अम्ल का बात करें तो फॉर्मिक अम्ल को और किस नाम से जाना जाता है, मेथेनोइक अम्ल के नाम से जाना जाता है, जो चींटी के डंक में मौजूद होता है। मौलिक अम्ल का बात करें तो ये किस में पाया जाता है, सेब में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल का बात करें तो अम्ला में पाया जाता है, ठीक है। उसके आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर में डैश ब्लीचिंग एजेंट उपस्थित होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर में क्या पाया जाता है, क्लोरीन पाया जाता है, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, CaOCl2, याद रखिएगा। इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलिए, विरंजक चूर्ण बोलिए, या इसका रासायनिक नाम यदि देखते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इस बात को याद रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। पेयजल को शुद्ध करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके आगे यदि बात कर ले हम, आयोडीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 53 होता है। बोरोमीन का कितना होता है, 35। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है, ठीक है ना। और एकमात्र अधातु बोरोमीन है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, इस बात को भी आप याद रखिए। उसके आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करती हैं। तो धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तो क्या क्या बनता है, ये देख लीजिए। कोई भी धातु ले लीजिए, जैसे ले लीजिए सोडियम, अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, अम्ल में लेते हैं HCl, क्या क्या बनेगा, तो यहाँ बन जाएंगे NaCl और आगे बन जाएंगे हाइड्रोजन गैस।
NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड, जिसको हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं, लवण कह सकते हैं। और हाइड्रोजन तो जान रहे हैं। तो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो आप बताएंगे अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है ना। उसके आगे देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। कहता है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तत्व का नाम क्या है? 282, तो 2 8 10 2 12, तो इसका क्या हो गया? 12 हो गया। इन सभी को यदि जोड़ते हैं, ठीक है ना, तो 12 किसका परमाणु संख्या होता है? परमाणु संख्या 12 किसका होता है? मैग्नीशियम का होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो 2 8 2 यदि हैं तो इसका इस तत्व का नाम क्या है? मैग्नीशियम का है। ठीक है ना। उसके आगे देखते हैं रेडन का यदि बात करें, रेडन का परमाणु संख्या कितना हो जाएंगे? 86 हो जाएंगे। सोडियम का बात करें तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। और पोटेशियम का बात करें तो पोटेशियम का परमाणु संख्या होता है 19। अब देखिए सोडियम पोटेशियम का बात आया है तो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हमें प्राप्त करना है। कभी कभी सोडियम का लैटिन नाम पूछ लेते हैं। सोडियम का लैटिन नाम क्या है? तब बताएंगे नात्रियम। क्या है? नात्रियम। पोटेशियम का लैटिन नाम पूछेंगे, पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है? तब बताएंगे कालियम। ठीक है ना। उसके आगे सीसा का लैटिन नाम क्या है? तब बताएंगे प्लम्बम। ठीक है। उसके आगे यदि बोल दे सोनो का लैटिन नाम क्या है? तो सोनो का लैटिन नाम बताएंगे आप औरम। ठीक है ना। लोहा का लैटिन नाम क्या है? तो लोहा का लैटिन नाम है फेरम। और चांदी का लैटिन नाम पूछ ले तो आप बताएंगे चांदी का लैटिन नाम होता है अर्जेंटीनम। ठीक है ना। अर्जेंटीनम, अर्जेंटीनम। ठीक। इन सभी बातों को भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। लैटिन नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चन को आप कॉपी में भी ज़रूर लिख लीजिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी ज़रूर पहुंचाइए वीडियो को। उसके आगे देखते हैं क्या कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में है CO2 के 88 ग्राम अणु में 88 ग्राम में मौजूद अणु की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अणु की संख्या या मोल की संख्या निकालने के लिए जब कहेंगे तो हम क्या लगाएंगे? अणु की संख्या बराबर सूत्र होता है ग्राम में भार बटे अणुभार। ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा, ग्राम में भार बटे अणुभार। CO2 का ग्राम में भार कितना दिया गया है? तो बोलेंगे 88। और CO2 का जब आप अणुभार निकालेंगे तो कितना निकलेंगे? 44 निकलेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ए नंबर। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे कि सर CO2 का अणुभार 44 कैसे हुआ? तो इसको हम बता देते हैं। देखिए CO2 का अणुभार 44 कैसे हुआ? CO2 यदि इसके बारे में बोले तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है। कई गो है? 2 गो है। 12 + 16 दूना 32 करेंगे तो कितना हो जाएंगे? 44 हो जाएंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। उसके आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तब बताएंगे जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। ठीक है ना। और जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। और कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। नाभिक का बात करें तो नाभिक का खोज किसने किया था? परमाणु के नाभिक का खोज किया था रदरफोर्ड ने। ठीक है ना। उसके आगे देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो पौधे में फ्लोएम कौन सा कार्य करता है? तो खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है। यदि जाइलम के बारे में पूछ लेता है जाइलम का कार्य क्या होता है? तो जाइलम जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है। इन सभी बातों को भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। उसके आगे यदि देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। 20 नंबर निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? तो याद रखिएगा हिमिंग बर्ड का अंडा सबसे छोटा होता है। यदि सबसे बड़ा पूछ ले सबसे बड़ा किस पक्षी का अंडा होता है तब बताएंगे
शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है और शुतुरमुर्ग के अंडे का वजन पूछ ले कितना होता है तो आप बताएंगे 1 से 1.5 kg के आसपास होता है, ठीक है ना। उसके आगे यदि क्वेश्चन पूछ ले सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है, सबसे छोटा पक्षी होता है हिमिंग बर्ड। और हिमिंग बर्ड को हम और किस नाम से जानते हैं, तो हिमिंग बर्ड को हम गुंजन पक्षी भी कहते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। हिमिंग बर्ड को ही हम क्या कहते हैं, गुंजन पक्षी कहते हैं। उसके आगे देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वायवीय श्वसन क्या है। अब देखिए श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन, ठीक ना। एक क्या बताए हैं, वायवीय श्वसन, और एक होता है अवायवीय श्वसन। अब वायवीय श्वसन क्या होता है, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो वायवीय श्वसन क्या है आप याद रखिएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। और वायवीय श्वसन कहाँ पे संपन्न होता है, तो वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके आगे यदि क्वेश्चन पूछ ले अवायवीय श्वसन कहाँ पूर्ण होता है, तो कोशिका द्रव में पूर्ण होता है। वायवीय श्वसन उच्च जीवधारियों में होता है और इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। उसके आगे देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। 22 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र गोलक नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा, नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए हम 6 प्रकार के 6 मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं। अब नेत्र से संबंधित विभिन्न प्रकार के दोष क्या हैं, मतलब नेत्र में कौन कौन सा बीमारी होता है। तो नेत्र में निकट दृष्टि दोष हो जाता है, दूर दृष्टि दोष हो जाता है, जरा दृष्टि दोष हो जाता है, ओ बिंदुकता, ठीक है ना। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और ओ बिंदुकता, ये सभी बीमारी जो हैं आँख का बीमारी हैं। और कौन कौन सा होता है आँख में बीमारी, तो मोतियाबिंद हो जाता है और कलर विजन हो जाता है, ठीक है ना, इस बात को भी आप याद रखिएगा। उसके आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है। तो आयरन सबसे अधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है, तो हरे साग सब्जी में पाया जाता है। अब यदि बोल दे कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग हो जाता है। याद रखिएगा, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। और आयरन की अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो आयरन की अधिकता से लोहमयता रोग होता है, इस बात को भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। आयरन की कमी से, लोहे की कमी से एनीमिया और लोहे की अधिकता से लोहमयता नामक रोग हो जाता है। उसके आगे देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या है। तो किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या है, तो आप बताएंगे आप नेफ्रॉन। क्या है, नेफ्रॉन है। न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है, न्यूरॉन है, ठीक है ना। उसके आगे यदि क्वेश्चन देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। अच्छा, किडनी से संबंधित और एक क्वेश्चन बता देते हैं, किडनी में जो पत्थर बनता है किसका बना होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। उसके आगे देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कहता है विटामिन सी का आविष्कार किसने किया। तो विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था, होल्कट ने विटामिन सी का आविष्कार किया था। मैकुलन ने किसका आविष्कार किया था, मैकुलन ने विटामिन ए का आविष्कार किया था। और किसका आविष्कार किया था, विटामिन बी का आविष्कार किया था। बेटिंग ने किसका आविष्कार किया था, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था, बेटिंग ने किया था, इस बात को आप याद रखिएगा। उसके आगे एडवर्ड जेनर ने किसका आविष्कार किया था, चेचक के टीका का खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। साथ ही यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।